हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख सकते हैं कि आज का सेशन ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है और ये इसका सेशन नंबर 5 है, यानी कि 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन भी लोगों ने पिछले वो चारों सेशंस ना देखे हों, चैनल की प्लेलिस्ट पे वो सेशंस भी पड़े हुए हैं, उनके वीडियोस आप वहां जा करके उन्हें भी देख सकते हैं और वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ईडीएम है आज के सेशन का वो है डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ या डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है डोंट बी क्रिटिकल ऑफ द गिफ्ट और फ्री सर्विसेज यू हैव बीन ऑफर्ड, मतलब वो तोहफा या फिर वो सेवाएं जो आपको मुफ्त में दी गई हैं उनके प्रति आलोचनात्मक रवैया ना अपनाएं, उन चीज़ों की आलोचना ना करें जो आपको मुफ्त में मिल रही हो। सेकंड ऑप्शन को पढ़िए, नेवर आस्क एनीबडी टू ऑफर यू समथिंग फ्री। कभी भी किसी से ये ना कहें कि आपको वो कोई वस्तु दे, कोई सेवा दे, वो भी मुफ्त। कभी भी किसी से कुछ भी मुफ्त में ना मांगे, ये सेकंड ऑप्शन का मीनिंग था। सी को पढ़िए, नेवर गिव अवे समथिंग क्वाइट कॉस्टली टू एनीवन। एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए और गिव अवे को लिख लीजिए। गिव अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब है देना, सौंपना, बांटना। खास तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फ्रेज का, अवार्ड्स देने के लिए। मेरी बात आप सुन रहे हैं, अवार्ड्स देने के लिए गिव अवे फ्रेज। जैसे कि मान लीजिए कि सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड्स, तो हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और राष्ट्रपति महोदय इन अवार्ड्स को गिव अवे करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? द प्रेसिडेंट शैल गिव अवे द प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड्स इन अ क्राउडेड सेरेमनी नेक्स्ट वीक एट राष्ट्रपति भवन। तो ये गिव अवे का मीनिंग हो गया। डी को पढ़िए, डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी ऑन दिस एंटायर प्लैनेट। इस पूरी धरती पर, इस पूरे पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति से आप तनिक भी, किंचित भी भयभीत ना हो। ये चौथे ऑप्शन का मीनिंग था। अब इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए, मतलब डोंट बी क्रिटिकल ऑफ द गिफ्ट और फ्री सर्विसेज यू हैव बीन ऑफर्ड। वो सेवाएं या फिर वो तोहफा जो आपको किसी ने दिया है, तोहफा है तो मुफ्त में ही दिया होगा, तो उसके प्रति आपका आलोचनात्मक रवैया ठीक नहीं है। जैसे कई बार किसी को कोई गिफ्ट देता है तो वो उस गिफ्ट को ओपन करने के बाद आलोचना करते हैं, सस्ता गिफ्ट है, अच्छा गिफ्ट नहीं है। ये सब सही स्वभाव में नहीं आता, ये सब सही तरीकों में नहीं आता। देखिए, किसी ने आपको बड़े प्रेम से गिफ्ट दिया है, ऐसे में अगर आप उसकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कितने संकीर्ण हैं, इसका यही तो मतलब पता चलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर का ये पार्ट है कि किसी को मुफ्त में मिल रही सेवाओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि इस इडियम का ये मीनिंग कैसे आया। तो सुनिए, गांव में एक कहावत है कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। सुनी है आप लोगों ने? जिन लोगों ने भी सुनी हो वो कमेंट बॉक्स में हाँ करते रहे, लाइव चैट्स में। मैं फिर से बताता हूँ, दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, मवेशी, इनकी क्या एज है, इनकी क्या फर्टिलिटी है, ये सब कैसे पता किया जाता है? जो गांव के बड़े बूढ़े लोग होते हैं, आप सब, हम सब तो नहीं जान पाएंगे। ये पता किया जाता है कि ये इतने दांत का जानवर है। भैंस मान लीजिए, ले लीजिए, गाय ले लीजिए, तो तो अडोलेसेंस अगर एज है या फिर मैच्योरिटी की एज है तो उस हिसाब से पता चलता है, दांतों के माध्यम से पता चलता है। अब हॉर्स यानी कि घोड़ा, अब वो कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या एज है। जैसे कई बार क्या होता है कि एक बच्चा है 18-20 साल का, लेकिन उसका शरीर इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि लग रहा है कि वो 25 साल का है। तो कैसे हॉर्स के केस में भी अगर आप उसका मुंह खोल के उसके दांत देखें तो उससे पता चलेगा कि ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, इसकी क्या एज है। तो कोई कह रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए कि जो आपको फ्री में गिफ्ट में हॉर्स दिया गया है, अब आप उसका मुंह खोल करके उसके दांत गिने, फिर पता चले आपको कि ये कितने उम्र का है, क्या इसकी एज है, क्या इसकी रफ्तार हो सकती है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। वही कहावत याद रखिए कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मतलब जो कुछ आपको मुफ्त में मिले उसको लेकर किसी प्रकार की आलोचना
आलोचना या सवाल जवाब नहीं किया जाता। एग्जाम्पल को रीड आउट करिए। आई नो यू डू नॉट लाइक द ड्रेस वेरी मच। ये जो ड्रेस आपको दी गई है, आपको ये ड्रेस बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, मैं ये जानता हूं, बट इट इज अ गिफ्ट। आपको मालूम है कि ये गिफ्ट है, एंड यू शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लेकिन ये तो गिफ्ट मिला हुआ, गिफ्ट में मिला हुआ है, तो आपको इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, चाहे कम अच्छी लगे चाहे ज्यादा अच्छी लगे। मुफ्त में मिली है, किसी ने उपहार स्वरूप दी है, तो आपको बिना किसी आलोचना के इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये था आज के सेशन का पहला इडियम। आई बिलीव कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड ईडियम है आज के सेशन का, वो है टू पुश बाउंड्रीज। आप ऑप्शंस को रीड आउट करिए। ऑप्शन नंबर 1 सेज टू वर्सन योर एनिमिटी विथ समबडी। आपकी किसी से दुश्मनी थी पहले से ही, आप उस दुश्मनी को और ज्यादा बिगाड़ दें। वर्सन आप देख रहे हैं, ये वर्स से बना है, और वर्स बैड का कंपेरेटिव डिग्री होता है। बैड मतलब खराब, वर्स मतलब और खराब। उसी वर्स में जब एन लगा दिया जाता है तो ये वर्सन बन जाता है एक वर्ब। क्या बन जाता है? एक वर्ब। देयर इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश वोकैबुलरी कि अगर आप किसी वर्ड के पहले या उसके बाद में ई एन लगा सके तो वो शब्द तुरंत बदल करके वर्ब हो जाता है। जैसे टाइटल के आगे ई एन लगा के एन टाइटल, इन स्लेव, इन स्नेयर। मेरी बात आप सुन रहे हैं? हाँ, और तमाम वर्ड्स। और इनरेज हो गया, अब जैसे बाद में लगा दीजिए, थ्रेटन हो गया, फ्राइटन हो गया, फ्रेशन हो गया, और आपके सामने ये वर्सन है, तो ये वर्ब बन गया है। अब क्या मीनिंग था इसका? किसी से आपकी पहले से ही दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को और बिगाड़ देना और दुश्मनी को बड़ा कर देना। बी को पढ़िए। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ वंस एम्पायर और किंगडम। आपका जो साम्राज्य है, जो आपका दायरा है, क्षेत्र है, उस दायरे को और बढ़ाना। काफी हद तक ये सही आंसर लग सकता है, क्योंकि ईडीएम है टू पुश बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आप जानते हैं, आपकी लिमिट, और उसी को बढ़ाना। मैं अभी फाइनल आंसर नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका दिमाग इस ओर जा सकता है और जाना भी चाहिए। तो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने क्षेत्र को, अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। जैसे कि पहले के समय राजा लोग करते थे, दूसरे राजाओं पे हमला करते थे, फिर जीत करके या उन्हें हरा करके फिर अपने साम्राज्य को बढ़ा लेते थे। सी ऑप्शन को पढ़िए। टू मेक अ टास्क इवन मोर डिफिकल्ट। एक कार्य जो पहले से ही कठिन था उसे और ज्यादा कठिन कर देना। इवन आप समझ रहे हैं, इवन का मतलब और ज्यादा, यानी कि कोई कार्य पहले से ही कठिन होगा उसे और ज्यादा कठिन कर देना। फाइनल ऑप्शन को भी पढ़िए। ट्राई आउट एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज। यही सर इसका आंसर है। सुना आप सभी ने? लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन ही टू पुश बाउंड्रीज का सही मीनिंग है। अब कैसे ये मीनिंग है, ध्यान से देखिए। टू पुश बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब होता है आपकी लिमिट, कि आप यहां तक कुछ कर सकते हैं। आपका ये दायरा है, आपका ये क्षेत्र है, इसी में आप हाथ पैर चला सकते हैं, इसी के आप योग्य हैं। बट व्हेन यू पुश बाउंड्रीज यू टेक सम रिस्क, जिसे आप एडवेंचर भी कह सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ रिस्की, कुछ डेयरिंग, कुछ एडवेंचरस ट्राई करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। जिस काम को आपने कभी नहीं किया उसे आप ट्राई करते हैं। दिस इज कॉल्ड टू पुश योर बाउंड्रीज। जैसे कि जो स्टेट पार्टीज हैं, अब अपने ही राज्य में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी एक स्टेट पार्टी है। अब यूपी में ही इसका जनाधार है, बाकी राज्यों में तो नहीं है। लेकिन अगर सही रणनीति के चलते यही पार्टी बाकी राज्यों में भी अपने कैंडिडेट्स, अपना जनाधार बनाती है, सो इट वुड कम अंडर टू पुश बाउंड्रीज। मेरी बात आप समझ रहे हैं? द स्टेट पार्टी इज पुशिंग बाउंड्रीज एंड ट्राइंग अपॉर्चुनिटीज इन अदर स्टेट्स एज वेल। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कुछ रिस्की करना, कुछ डेयरिंग करना, कुछ एडवेंचरस करना, और ये पॉजिटिव ईडीएम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आप किसी पर हमला नहीं कर देंगे, आप अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग करेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, ये तो करेंगे ही। जैसे कि कोई प्लेयर है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शॉट्स वो बहुत अच्छे से, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शॉट्स वो अच्छे से प्ले कर सकता है, लेकिन वो प्लेयर नए नए शॉट्स भी प्ले कर रहा है, तो वो पुशिंग बाउंड्रीज में आ गया। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल को पढ़िए। इट सेज, आर यू रेडी टू पुश बाउंड्रीज सिंस यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस एक्सपीरियंस बिफोर हैंड।
आपके पास बिजनेस का कोई अनुभव तो है नहीं, तो क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? आर यू रेडी टू पुश बाउंड्रीज? हाँ, इस काम को करने के लिए तैयार हैं? कुछ नया, कुछ रिस्की। हाँ, मैंने अभी बीच में समझाते वक्त एक वर्ड इस्तेमाल किया था, टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब जहां आप बेस्ट अपने आप को महसूस करते हैं, जहां जिस कार्य को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, उसे छोड़ करके उन कार्यों को करने का इरादा ठानना जो थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लेट से किसी बंदे ने एसएससी 10+2 की नौकरी पा ली। अब वो बंदा एक तो ये कर सकता है कि उसी जॉब में वो सेटिस्फाई हो जाए, और दूसरा तरीका ये है कि अब वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। इफ द पर्सन डज सो, अगर वो व्यक्ति, अगर वो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देता है आफ्टर परफॉर्मिंग सक्सेसफुली इन एसएससी, तो दिस वुड कम अंडर पुशिंग बाउंड्रीज। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मॉर्निंग के सेशन में मैंने कहा था कि पॉसिबली शाम तक आप सभी को इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, बट आई एम सॉरी, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, फाइल प्रिपेयर नहीं हो सकी है, इसलिए उसे शेयर नहीं किया जाएगा, है ना। अभी नहीं किया गया है। पॉसिबली वो कल मॉर्निंग तक प्रिपेयर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कल मॉर्निंग के सेशन में मैं आपको ये बता दूंगा कि पीडीएफ फाइल अपलोड की जा चुकी है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिए। फिर शाम को, कल शाम के सेशन में हम फिर उसका डिस्कशन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग अभी अभी आए हैं उन सभी का वेलकम। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिए। अभी 2 ईडियम्स हो पाए हैं, अभी 7 ईडियम्स बाकी हैं आज के सेशन के। तो ईडियम नंबर 3 को पढ़िए। इट सेज क्लोज रैंक्स बिहाइंड या क्लोज रैंक्स अराउंड समवन। अब मैं इसका मीनिंग आपको सबसे पहले बता देता हूं। क्लोज रैंक्स बिहाइंड समवन या क्लोज रैंक्स अराउंड समवन का मतलब है किसी के समर्थन में आगे आना, किसी का सपोर्ट करना, उस वक्त किसी व्यक्ति का सपोर्ट करना जब वो खतरे में है, जब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है, जब वो आलोचना, क्रिटिसिज्म का शिकार हो गया, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उस वक्त आप उसके समर्थन में आगे आए। दिस इज कॉल्ड क्लोज रैंक्स बिहाइंड और अराउंड समवन। अब ये तो इसका मीनिंग हो गया। कैसे आप समझेंगे? मैं आपको एक सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, आपका दोस्त ही है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, दोनों की आपस में बात होते होते गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आने वाली होती है। आप देखते हैं, आप और आपके कुछ और दोस्त भी हैं साथ में वहीं पर, आप सभी लोग देखते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपके दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, और तो और अब वो उसको मारने के लिए भी शायद आगे बढ़ने वाला है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ करके उसे मारे, तो आप सब ने क्या किया? कुछ लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। ध्यान से देखिएगा, ईडियम में अराउंड वर्ड आया है, तो कुछ लोग उसके इर्द गिर्द अपने दोस्त के इकट्ठा हो गए, और आप में से कुछ लोग अपने दोस्त के पीछे इकट्ठा हो गए, और फिर बोले अब तुम्हारी औकात हो, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो मेरे दोस्त को हाथ लगाकर दिखाओ। दिस इज कॉल्ड टू क्लोज रैंक्स बिहाइंड और अराउंड समवन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है समझ में तो जरूर टाइप करके मुझे लाइव चैट में बताएं। अब एक और छोटी सी चीज देखिए, इसमें जो रैंक्स वर्ड आया है ये मिलिट्री से आया है। जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आप परेड होती है देखते हैं, उसमें एक उनका कमांडर होता है जो आगे चलता है, बाकी सब एक ग्रेड के, एक ही रैंक के सोल्जर्स होते हैं जो एक साथ चलते हैं। तो ये जो रैंक है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है जो एक ही टाइप के हैं, एक ही क्लास के, एक ही ग्रेड के हैं। तो आप सब दोस्त हैं, तो आप सब एक ही टाइप के तो हुए, एक ही क्लास के हुए, एक ही सोसाइटी के हुए, एक ही टाइप के नेचर के हुए। मिलिट्री से ही आया है। आप एक काम कर सकते हैं, इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद इस ईडियम को गूगल में टाइप करें, गूगल करके देखें, और फिर वहां पर स्टडी करें इसको, वहां से भी पता चलेगा हाँ कि इस ईडियम को ओरिजिन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक और ईडियम मुझे याद आ रहा है, वो है ब्रेक रैंक्स। ब्रेक रैंक्स का मतलब होता है किसी ग्रुप से अपने आप को बाहर कर लेना। भाई रैंक एक ग्रुप हो गया, आप उस ग्रुप में हैं,
तो हैं, और अगर ब्रेक कर रहे हैं तो अब आप उस ग्रुप से खुद को बाहर कर ले रहे हैं। खैर वो आगे की बात है, कभी आएगा तो उसे भी और डिटेल में मैं समझाऊंगा। अभी आपको समझ में आया है ना कि क्लोज रैंक्स बिहाइंड और अराउंड समवन का मीनिंग होता है किसी के समर्थन में, उसके इर्द गिर्द, उसके पीछे खड़े हो जाना। चलिए आप एग्जाम्पल भी इसका पढ़ लीजिए। इट सेज none of his friends came forward to close ranks behind मनोज when he needed them most। मनोज के सभी दोस्त बहुत सेल्फिश थे, कोई आगे नहीं आया। कम फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना, आगे आना। कोई भी आगे बढ़ करके मनोज का साथ देने नहीं आया, तब जब मनोज को अपने दोस्तों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। ये था इस ईडियम का मीनिंग और एग्जाम्पल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का। इट इज लेट समवन ऑफ द हुक। इसको बताने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर किसी को ये वीडियो देखते वक्त बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और वो डिसलाइक करने का मन बना चुका है तो प्लीज वो डिसलाइक भी कर सकता है, ये उसका राइट है। लेकिन एक थोड़ी सी दरख्वास्त उससे ये होगी कि वो कमेंट बॉक्स में जा करके ये मेंशन जरूर कर दे कि क्यों उसे ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या फिर क्यों उसे ये वीडियो पसंद नहीं आया है, ताकि मैं फिर उसके कमेंट को समझ करके और बेहतर करने की कोशिश करूं और अच्छे कंटेंट और अच्छे मेथड से पढ़ाना शुरू करूं। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, मैं इसी आशा से आगे बढ़ रहा हूं। लेट समवन ऑफ द हुक, जो कि आज के सेशन का ईडियम नंबर 4 है, इसको समझने के लिए राइट कॉर्नर में जो पिक्चर बनी है वो पिक्चर ही काफी है। आप देख रहे हैं एक मछली है और हुक है। अब आपको मालूम तो है जो लोग फिशिंग करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, वो एक ईडियम भी होता है हुक लाइन एंड सिंकर, मैं पिछले सेशंस में पढ़ा भी चुका हूं। तो वो हुक से ही मछली को पकड़ लेते हैं। प्राय मछली के मुंह में वो हुक फंस जाता है और मछली जो है वो पकड़ के बाहर आ जाती है। तो अब आप समझिए, अगर आप हुक में मछली को फंसा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दंड कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं उसको। और अगर मछली हुक में फंस गई है और आप जो है उसे छोड़ दें, हुक में फंस गई है मछली और फिर भी आप उसे छोड़ दे, तो जिसे आप दंड दे सकते थे, जो अभी तक संकट में था, अब उसे आपने संकट से मुक्त कर दिया है, बाहर कर दिया है। समझ में आया तो कि लेट समवन ऑफ द हुक का क्या मीनिंग है। हुक वही मछली पकड़ने वाला हुक, और समवन को आप फिश समझ लीजिए। जब आपने हुक में फिश को फंसा लिया तब वो गई, अब आप उसे मार देंगे, वो मर जाएगी। और अगर आपने हुक में फंसाने के बाद उसे फिर से फ्री कर दिया तो अब आप उसे दंड नहीं दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग बहुत काबिल होंगे, बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये मालूम होगा कि लेट ऑफ भी एक फ्रेज है। अगर नहीं मालूम है तो तुरंत कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए। लेट ऑफ इज ऑल्सो अ फ्रेज, जिसका मतलब भी होता है किसी को दंड दिए बगैर जाने देना। भले ही उसने दंडनात्मक कार्य किया हो जिस पे दंड उसे मिलना चाहिए, फिर भी आप उसे पनिश ना करें। लीव समबडी विदाउट पनिशिंग दैट पर्सन। तो ये लेट ऑफ का मीनिंग है, और वही लेट ऑफ यहां पर बाकी चीजों के साथ भी आया है। तो लेट समवन ऑफ द हुक का क्या मीनिंग है? किसी को सजा ना देना, रिहा कर देना, बरी कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अलाउ समवन टू गो अनपनिश्ड, किसी को बिना सजा दिए जो है छोड़ देना। बी ऑप्शन नहीं होगा, डिसमिस समवन फ्रॉम द जॉब, किसी को नौकरी से निकाल देना, या अलाउ समवन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हाँ, ये कुछ हद तक वैसी ही बात कर रहा है, लेकिन पनिश करना, शोषण करना भी मेंशन किया जाना चाहिए। तो सी में मेंशन किया गया है तो वो ही होगा। चलिए एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं टू हैव अ बेटर पिक्चर। द एग्जाम्पल सेज आवर किंग इज वेरी लीनियंट, बहुत ही उदार स्वभाव के हैं, एंड काइंड हार्टेड, दयालु हैं। लीनियंट का मतलब उदार स्वभाव का होना। आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है, ही विल लेट यू ऑफ द हुक इफ यू कन्फेस योर गिल्ट बिफोर हिम। कन्फेस का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने अपने गुनाह को उनके आगे स्वीकार कर लिया
तो वो आपको सजा नहीं देंगे। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो ही हो सकता है वो आपको सजा दे। वो इतने उदारवादी हैं, सरल स्वभाव के हैं कि यदि आपने उनके सामने सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, सो आई एम श्योर ही इज नॉट गोइंग टू पनिश यू, आई एम श्योर ही शैल लेट यू ऑफ द हुक। वो आपको सजा नहीं देंगे, फ्री कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ईडियम को पढ़ते हैं। इसको पढ़िए, टर्फ वॉर। टर्फ वॉर इसका नाम है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन, अ वॉर इन विच नीदर साइड विंस। एक युद्ध जिसमें दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष विजयी नहीं होता, यानी कि ड्रॉ हो गया हो जो। बी को देखिए, अ वॉर कॉजिंग हेवी ब्लड शेड। आप लोग एक काम करिए, जिन्हें मीनिंग ना मालूम हो कॉपी पेन से लिख लीजिए। ब्लड शेड का मतलब रक्तपात होता है। मैं धीरे धीरे जब आपको लाइव क्लासेस ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रयास करके अपनी हिंदी को सुधार रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस है, लेकिन जब मैं लाइव ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो आज नहीं तो कल बहुत सारी संख्या में ऑडियंस मिल सकती है, तो सबको समझ में आना चाहिए। ब्लड शेड का मतलब खून की नदियां बह जाए, जिसे आप कार्नेज भी कह सकते हैं, मैसेकर भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं? CARNAGE कार्नेज, और मैसेकर MASSACRE मैसेकर, दोनों का मतलब होता है रक्तपात, जिसे आप जेनोसाइड भी कह सकते हैं कई बार। तो एक लड़ाई जिसमें बहुत सारा खून बहा हो, बहुत सारा रक्तपात मचाया गया हो, हाँ, जैसे कि महाभारत। सी को देखिए, अ वॉर विच लीव पीपल होमलेस एंड फेमाइन अफेक्टेड। एक लड़ाई जिसमें लोगों के घर छिन गए हो और वो भुखमरी से जूझ रहे हैं। फेमाइन का मतलब भुखमरी से होता है, बहुत से लोग इसे फेमिन बोलते हैं। फेमाइन अफेक्टेड, भुखमरी से जूझना। एक लड़ाई जिसमें लोगों के पास खाने पीने को कुछ ना बचा हो और वो बेघर भी हो गए हो। डी ऑप्शन देखिए, डिस्प्यूट ओवर द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। राइट का मतलब अधिकार से, और पर्टिकुलर एरिया मतलब क्षेत्र विशेष, और डिस्प्यूट का मतलब है मनमुटाव, लड़ाई। मतलब किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार के लिए दो पक्षों में जो लड़ाई हो। आप कह रहे हैं कि ये जगह मेरी है, वो कह रहा है कि ये जगह मेरी है। जैसे जंगल में दो शेर हों, मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो वो लड़ जाएंगे आपस में। अब मैं आपको बताऊं कि यही इसका सही मीनिंग भी है, जो डी ऑप्शन है। टर्फ वॉर का मतलब ही होता है किसी स्थान विशेष पर कब्जे के लिए, किसी स्थान विशेष पर अधिकार दिखाने के लिए जब लड़ाई की जाए तो वो टर्फ वॉर होता है। जैसे एक गांव में एक प्रधान, एक जमींदार, एक जंगल में एक शेर, बाकी क्यों नहीं रहते? क्योंकि टर्फ वॉर होता है और जो कमजोर होता है वो भाग जाता है। टर्फ का मतलब ही होता है प्लेस। जिन्हें ना मालूम हो वो लिख लें। एरिया, एरिया को कहा जाता है, क्षेत्र विशेष को टर्फ कहा जाता। अब आप सोचिए, अगर आपको मालूम है कि टर्फ का मीनिंग होता है प्लेस, तो टर्फ वॉर का मतलब उस प्लेस को लेकर, उस स्थान विशेष को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर टर्फ वॉर है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उसका है, इंडिया हमेशा से क्लेम करती है कि दैट कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये टर्फ वॉर है। काफी हद तक इस प्रॉब्लम से निजात पाया भी जा चुका है अभी जो रूल आया है उसके माध्यम से। एग्जाम्पल को देखिए, चाइना हैज ऑलवेज बीन वेजिंग अ टर्फ वॉर विद इंडिया ओवर सम ऑफ द बॉर्डर लाइन एरियाज। ऐसा आप जानते ही हैं, बॉर्डर के आसपास अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, वहां के कुछ क्षेत्रों पर चाइना टर्फ वॉर करता रहता है हमेशा से इंडिया से। क्यों? चाइना क्लेम करता है कि ये टेरिटरी उसकी है, टर्फ वॉर कहेंगे इसको। एक जरूरी चीज आपको इस एग्जाम्पल से नोट डाउन करनी चाहिए, वो ये कि वेजिंग जो लिखा हुआ WAGING, जिसकी ओरिजिनल फॉर्म वेज होती है, WAGE, याद रखिए किसी भी लड़ाई के लिए, बैटल है, वॉर है, उसके लिए आप वेज नाम की वर्ब का यूज कर सकते हैं। वेज अ बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, वेज अ बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी, तो वेज कहा जाता है संघर्ष करना। चलिए अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला ईडियम नंबर 6 है, उसे देखिए, टिप ऑफ है ये ईडियम। टिप ऑफ का क्या मीनिंग हो सकता है? ऑप्शंस को रीड आउट करिए। पहला ऑप्शन है टू ऑफर एडवाइस टू समबडी विदाउट बीइंग आस्क्ड। किसी को आप किसी प्रकार का सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, जबकि उसने आपसे सलाह मांगी नहीं है। ऐसी गलती कभी भी ना करें, बेइज्जत होना पड़ सकता है। ये व्यक्तिगत सुझाव है। बी को देखिए,
अ पीस ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास टू समवन, एक प्रकार की गुप्त सूचना, एक राज की बात जो आपने किसी को या किसी ने किसी को पास कर दी हो, दे दी हो, किसी को कोई सीक्रेट बता देना। सी को रीड आउट करिए। ऑफर मनी टू वेटर आफ्टर द डिलीशियस मील यू हैड, स्वादिष्ट भोजन करने के बाद आपने वेटर को टिप दी है। मालूम तो होगा ही कि आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फिर खाना ऑर्डर करने के बाद, खाना खाने के बाद वेटर को टिप दी जाती है, तो ये लिखा है सी में। डी को पढ़िए। कीप समबडी इन सस्पेंस फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग का मतलब है लंबे समय तक, किसी को लंबे समय तक संदेह में, संशय में रखना। ये चारों ऑप्शंस के मीनिंग थे। क्या आंसर हो सकता है? कुछ लोग गेस कर रहे हैं। टिप ऑफ का सही मीनिंग है ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अ पीस ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास टू समवन, किसी को कोई गुप्त सूचना दे दी गई हो। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ते हो तो टिप ऑफ एक बेहद कॉमन फ्रेज है जो कि न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल ही जाती है। टिप ऑफ का मतलब ही होता है कोई राज बता देना। जो मुखबिर होते हैं ना, पुलिस के मुखबिर होते हैं, तो वो टिप ऑफ करते हैं, बता देते हैं सरकार को यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। जैसे आप देखिए ना, दिल्ली में एक मस्जिद से बहुत सारे लोगों को निकाला गया। कैसे? सरकार को कोई सूचना मिली होगी कि कुछ लोग भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो टिप ऑफ पे एक्ट किया होगा गवर्नमेंट ने। चलिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कहता है द पुलिस वर एबल टू नैप द एंटायर गैंग, नैप मतलब दबोचना, पकड़ लेना, द एंटायर गैंग, पुलिस पूरे की पूरी गैंग को पकड़ने में कामयाब रही आफ्टर वन डिसग्रंटल्ड मेंबर टिप्ड ऑफ। मतलब जब डिसग्रंटल्ड को कहीं लिख लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खिन्न, फ्रस्ट्रेटेड, जो हताश हो, जिसे लगा हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एक तरीके से कच्ची दारू और जहरीली शराब बनाई जाती हो, अब उसे सप्लाई भी किया जाता हो। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, ये सारे धंधे जरूर चल रहे होंगे। हिंदुस्तान के तमाम लोग कहाँ अच्छे हैं, कहाँ अच्छी बात मानते हैं। आज ही देखिए कि कर्नाटका में एक धार्मिक समारोह में हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई, तो लोग बेवकूफ़ ही तो हैं तभी ये सारे काम कर रहे हैं। अब प्लीज इसे व्यक्तिगत ना लीजिए और माइंड ना करिए, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। चलिए एग्जाम्पल को पढ़िए। तो क्या हुआ कि जैसे अब वो दारू जो बन रही थी वो बेची जा रही थी, सप्लाई की जा रही थी। अब एक सदस्य को जो शेयर आ रहा हो वो शेयर ना दिया जाए या कम दिया जाए, तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा ना, उसे लगेगा उसके साथ तो नाइंसाफी की जा रही, डिसग्रंटल्ड हो गया वो। तो वो क्या करेगा? पुलिस को बता देगा साहब वहां पर कच्ची दारू बन रही है, तो टिप ऑफ कर दिया उसने, जिसकी वजह से पूरे के पूरे गैंग को पुलिस पकड़ने में, दबोचने में, नैब करने में कामयाब रही। दो अच्छे वर्ड आपने पढ़े हैं यहां पर, एक नैब और दूसरा डिसग्रंटल्ड। आप इसे मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 7 जो है आज के सेशन का, वो है स्टिर अप द हॉर्नेट नेस्ट। अब मैं इसमें दो बातें बताऊंगा आपको। जैसे कि ईडियम नंबर 4 में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक लेट समवन ऑफ द हुक का मीनिंग और एक लेट ऑफ भी बताया था। वैसे ही यहां पर भी दो चीजें हैं, एक ईडियम और एक इसी ईडियम से फ्रेज भी निकलेगी। पहले तो हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। स्टिर अप द हॉर्नेट नेस्ट, ये जो कि ईडियम है आज के सेशन का नंबर 7, इसका जो पहला ऑप्शन है उसको पढ़िए, कॉज अप्रोर और एंगर। अप्रोर का मतलब हुल्लड़ हो सकता है, शोर शराबा हो सकता है। रोर मतलब दहाड़ होता, अप्रोर जब लोग खूब तेजी से चिल्ला रहे हो, शोर शराबा हो रहा हो, या फिर लोग गुस्सा बहुत ज्यादा हो गए हो। जब लोग गुस्सा होते तब भी तो चिल्लाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए का मीनिंग ये हो गया। बी, प्रिपेयर समथिंग टू ईट, खाने के लिए किसी वस्तु को तैयार करना। सी, मिसलीड द पर्सन हु ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, उस व्यक्ति को गुमराह करना, उस व्यक्ति को गुमराह करना जो आंख मूंद करके, आंखें बंद करके आप पर भरोसा करता है। प्लीज इस काम को ना करें, फिर इंसान और जानवर में अंतर कहां रह जाएगा। मिसलीड द पर्सन हु ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, मिसलीड का मतलब गुमराह करना। डी ऑप्शन देखिए, एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम अननेसेसरली, गैर जरूरी तरीके से। और एग्जैजरेट को लिख लीजिए, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ाना चढ़ाना जिसको कहते हैं। तो एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जिसको राई का पहाड़ कर देना।
मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक ईडियम भी होता है इसी पे बेस्ड। मेक माउंटेन ऑफ अ मेन मोल हिल, आई गेस मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बना देना। तो एक छोटी सी बात को बहुत एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अब आप इसका मीनिंग समझने के लिए राइट कॉर्नर में पिक्चर बनी दिख रही है आपको, हॉर्नेट नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। अब हॉर्नेट एक मधुमक्खी को, मक्खी को कहा जाता है। आप मक्खी ना कहिए सर, मधुमक्खी कहिए। मधुमक्खी के दो लक्षण होते हैं, एक वो शहद बनाती है और दूसरा अगर कोई उसे छेड़े तो वो उसको क्या कर देती है आप जानते ही हैं, वो उसको गोल मटोल एक एक टेडी बियर भी बना सकती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। अब स्टिर अप का मीनिंग क्या है, लिख लीजिए कहीं पर। स्टिर अप का मतलब है प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, उकसाना, भड़काना। अब समझिए, अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते पर ईंट फेंक करके मारे, यानी कि उकसाया भड़काए। अब मधुमक्खी को कैसे उकसाया जा सकता है? स्टिर अप का मीनिंग उकसाना भड़काना होता है। हॉर्नेट नेस्ट मतलब मधुमक्खी का छत्ता, कैसे उकसाएंगे या भड़काएंगे? छत्ते पर ईंटा ही तो फेंक करके मारेंगे। तो अगर आप ईंट फेंक करके मार रहे हैं तो मधुमक्खी क्या करेगी? प्यार करेगी आपको या भाग जाएगी, शहद छोड़ देगी? नहीं सर, आप में से बहुत से लोग भुक्तभोगी होंगे, जानते होंगे इसका क्या मजा मिलता है ना। तो ऐसा जब आप करेंगे या करते हैं तो फिर वो भारी संख्या में आपको दौड़ा लेंगी और चाहे आप जितना दौड़े, चाहे जितनी तेज भाग ले, वो नोचेंगे जरूर, वो बाइट जरूर करेंगी, काटेंगी जरूर। तो कुछ आपने ऐसा किया है जिससे अब तबाही मचने वाली है। कुछ ऐसा किया है जिससे तबाही मचने वाली है, जिससे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, जिससे कल को बवाल हो सकता है, वो आप पर भारी पड़ सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। एक कुत्ता जो सो रहा है उसे पड़ा रहने दो, क्योंकि कुत्ता है, अगर ईंट फेंक के मारी या पैर से कुछ किया तो फिर वो भौंकने लगेगा, काट भी लेगा। तो वो वैसे ही इतना डेंजरस है, लेटा हुआ है, सो रहा है, तो उसको सोने दो। तो मधुमक्खी के छत्ते पर ईंट क्यों फेंक के मार रहे हो? वैसे ही वो आफत है, और अगर ऐसा करेंगे तब तो फिर छोड़ेंगे ही नहीं। तो स्टेयर अप द हॉर्नेट नेस्ट का मतलब है किसी को उकसाना, भड़काना, हुल्लड़ काट देना, गुस्से जैसा माहौल बना देना, जिससे कल को बहुत भारी समस्या हो जाए। स्टिर अप को लिख लिया ना आप लोगों ने, उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना, इसका मीनिंग हो सकता है। एग्जाम्पल को रीड आउट करिए ताकि और बेहतर आइडिया मिल सके। आस्किंग फॉर एन ऑडिट ऑफ द ट्रेजरर्स बुक्स। बुक्स, आप में से बहुत से लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे, जो बही खाता होता है उसे ही बुक्स कहा जाता है। और ट्रेजरर्स जिसके पास पैसा हो, जो संपत्ति का मालिक हो, ट्रेजरी जिसको कह सकते हैं, ट्रेजरी से बना हुआ। तो जब ऑडिट की बात हुई कि कोई ट्रस्ट है, उसमें बहुत सारा पैसा है, उसके ऑडिट की जब बात की गई, इससे क्या हुआ? इट स्टेड अप अ हॉर्नेट नेस्ट इन द एसोसिएशन। पूरा संप्रदाय, पूरा संगठन बहुत गुस्सा हो गया। अब तो यार सब पकड़े जाएंगे, अगर ऑडिट हो गया तब तो सबकी पोल खुल जाएगी। नहीं, ऑडिट नहीं होने वाला है, सब बहुत तेजी से गुस्सा करने लगे होंगे। तो स्टेयर अप द हॉर्नेट नेस्ट हो गया, इस बात पर भड़क गए सब बहुत ज्यादा। तो ये था ईडियम नंबर 7। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन? प्लीज मुझे बताते रहें, आप बताएंगे तभी मुझे और अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात और देखें, सब कुछ ध्यान से सुना करें और आंसर्स को गेस भी किया करें। और गेस आंख बंद करके नहीं, सब कुछ रीड आउट करके, समझ करके गेस करें, ताकि प्रोबेबिलिटी इसके सही होने की ज्यादा हो। चलिए मूव ऑन करते हैं, अगले ईडियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब मैं ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सबके आगे लाकर आ रहा हूं, तो ये पर्पस मेरा नहीं है कि मैं टफ से टफ ईडियम्स आपके सामने लेकर आऊं, मैं ही नहीं, मैं रेलेवेंट ईडियम्स लेकर के आऊं, जेन्युइन ईडियम्स लेकर के आऊं, जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, जिन्हें समझाना, समझना, सब कुछ बेहद सरल हो, आसान हो, है ना, ये प्रयास किया जा रहा है और इंपॉर्टेंट हो, इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। ईडियम नंबर 8 है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक।
पॉट किसी बर्तन को कहते हैं, और केटल मतलब केतली, केतली भी एक बर्तन है। और ब्लैक तो कलर हो गया। आप राइट कॉर्नर में एक पिक्चर देख रहे हैं, वहां पर दो बर्तन हैं, दोनों का ही कलर ब्लैक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह बनाए हुए हैं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको कुछ कह रहा है अपशब्द, और वो उसकी आलोचना कर रहा है। आपको लग नहीं रहा इमेज देख करके कि एक बर्तन दूसरे बर्तन को खरी खोटी सुना रहा है और दूसरा बर्तन पहले वाले बर्तन को कुछ सुना रहा है। यही है इस ईडियम का वास्तविक मीनिंग। गांव में एक बड़ी कहावत पॉपुलर है, हंसिएगा नहीं, देखिए आप सभी लोग, कुछ लोग शहर के होंगे, कुछ सुनाई नहीं होगा तो पता चला हंसने लगे, कहें अश्विन सर तो पता नहीं चलता कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं कि कुछ और पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको समझाने के लिए ही इन सारे तरीकों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। एक कहावत है गांव में, सुनिए, कि सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले जिसमें 72 छेद। इसको और ठेठ भाषा में कहा जाए तो सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसमें 72 छेद। तो एक जो कि गलत है वो दूसरे को क्यों कह रहा है कि गलत है? दोनों ही गलत हैं। कोई बर्तन है, कोई केतली है, किसी भी बर्तन को जब आप चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो वो काला हो ही जाएगा। चाहे चलनी हो चाहे सूप हो, दोनों में ही आर पार कुछ ना कुछ दिखता है। चलनी में ज्यादा दिखता होगा और सूप जो कि होता है उसमें कम दिखता होगा। तो जब आप स्वयं गलत हैं तो दूसरे व्यक्ति को गलत क्यों कह रहे हैं? हाँ, वो भी गलत है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उसे गलत कहने का। सिंस यू योरसेल्फ आर रॉन्ग, जब आप स्वयं भ्रष्ट हैं तो दूसरा जो कि भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट बोलने का क्या अधिकार है? एक पापी दूसरे पापी को पापी कहने का अधिकार नहीं रखता। एक गलत व्यक्ति दूसरे गलत व्यक्ति को गलत कहने का अधिकार नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, आप सब जान गए होंगे। ब्लेम ईच अदर व्हेन बोथ आर रॉन्ग। एक दूसरे को आप आरोपी ठहरा रहा है, जबकि आरोपी दोनों ही हैं। कोई दूध का धुला नहीं, कोई बहुत शुद्ध नहीं है, दोनों गलत है, दोनों दुष्ट हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये इसका सही मीनिंग हो गया। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूं उनको भी, उन्हें भी देख लीजिए। ए सेज अ लेस कॉम्पिटेंट पर्सन मेड इन चार्ज, एक कम योग्य व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया गया। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य, लेस कॉम्पिटेंट कम योग्य। अ सन मिसबिहेविंग विद हिज फादर, एक बेटा जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करता हो। डी गेट स्टक बिटवीन टू चॉइसेस व्हेन नीदर इज वर्थ बाइंग, दो विकल्पों के बीच में आप फंस गए। स्टक का मतलब फंस जाने से है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों में से कोई भी विकल्प, कोई भी वस्तु खरीदने लायक नहीं है, फिर भी आप दोनों में फंसे हुए हैं। अच्छा, मीनिंग तो मालूम ही चल गया कि जब दोनों गलत हैं तो एक दूसरे को आरोपी ठहराने का क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए, बीइंग ए लेजी फेलो, आलसी होने के नाते, हाउ कैन यू लैश आउट एट अदर्स फॉर टर्निंग अप लेट। इस सेंटेंस में दो अच्छी बातें हैं, लिख लीजिए। एक फ्रेज होती लैश आउट एट समबडी, लिखा हुआ है। लैश आउट एट समबडी का मतलब किसी पर भड़क उठना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। और दूसरी फ्रेज है टर्न अप। क्या फ्रेज है? टर्न अप। टर्न अप का मतलब है किसी स्थान विशेष पर पहुंचना, उपस्थित होना। तो कोई कह रहा है, अमा यार, जब तुम खुद ही आलसी हो इतने ज्यादा तो फिर तुम दूसरे के लेट आने पर उस पर भड़क कैसे सकते हो? Isn't it the pot calling the kettle black? क्या ये नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो? खुद भी आलसी हो, जहां जाते हो घंटों लेट पहुंचते हो। अब तुम्हारे फंक्शन में लोग लेट आ रहे हैं तो तुम उन पे भड़क रहे हो। एक आलसी व्यक्ति, समय के बाद आने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे कह सकता है अगर वो समय के बाद आया हो? तो ये था ईडियम नंबर 8 का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल का क्लैरिफिकेशन। आगे बढ़िए। आइए अब पढ़ते हैं आज के सेशन के सेकेंड लास्ट यानी कि ईडियम नंबर 9 को। ईडियम नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है गो फॉर द जॉगुलर, गो फॉर द जॉगुलर। अब ऑप्शंस को रीड आउट करिए। पहला ऑप्शन, टेक रिटायरमेंट और ब्रेक फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, हर प्रकार के कार्यों से आप रिटायरमेंट ले लें। बी ऑप्शन को पढ़िए, बैक आउट। बैक आउट एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, पीछे हटना, कदम पीछे हटना, वादा खिलाफी करना जिसको कहा जा सकता है। सो बैक आउट फ्रॉम द प्रोमिसेस यू वंस मेड, वो वादे जो आपने कभी किए थे आज उन वादों से आप मुकर रहे हो, बैक आउट कर रहे हो। सी ऑप्शन को पढ़िए, अटैक द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द एनिमी, दुश्मन के सबसे कमजोर
कमजोर हिस्से पर प्रहार करना, हाँ, जो कमजोर कड़ी हो दुश्मन की वहां हमला करना ताकि जीतने की संभावना बढ़ जाए या प्रबल हो जाए। डी को पढ़िए, गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू योर कॉम्पिटिटर्स रिजल्टिंग इन देयर सक्सेस, अपने प्रतिद्वंदियों को सरल मौके देना ताकि वो सफल हो जाएं, है ना, सरल सरल मौके देना ताकि वो सफल हो जाए। अब गो फॉर द जॉगुलर का मीनिंग समझिए। जॉगुलर वर्ड जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, मनुष्य की गर्दन में एक वेन होती है, एक नस होती है जिसका नाम ही होता है जॉगुलर। बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को, जिसका नाम ही होता है जॉगुलर। इस वेन का जो प्राइम फंक्शन होता है वो ये कि हार्ट से ब्लड को माइंड तक लेके जाती है, ब्लड की पंपिंग करती है, सप्लाई करती है, हृदय से उसे मस्तिष्क तक लेकर के जाती है, फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन। अब आप समझिए, अगर कोई उसी जॉगुलर को ही प्रेस कर दे, दबा दे बहुत कस के, तो क्या होगा, हृदय से जो रुधिर है, जो ब्लड है फ्रॉम हार्ट, वो ब्रेन तक पहुंच पाएगा, माइंड तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। आदमी जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। मतलब एक ही बार में आपने दुश्मन को धराशाही कर दिया, कहीं यहां पर मारा, वहां पर पीटा नहीं, एकदम से आपने उसकी गर्दन की उस जॉगुलर वेन को ही तेजी से प्रेस कर दिया, और उससे ही वो तुरंत, जब वो ब्लड की सप्लाई रुक गई, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, तो तुरंत ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस का अटैक पड़ा और व्यक्ति जो है वो डेड हो गया। ये हैबिट है कुछ प्रीडेटर्स की, कुछ जीव जंतुओं की ये आदत होती है। जैसे कहा जाता है कि शेर और बिल्ली का यही तरीका होता है। शेर जब हमला करता है तो जानवर की गर्दन पे हमला करता है। कहा जाता है कि बिल्ली को भी बंद कमरे में कभी पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसे समय में इंसान की गर्दन पे बहुत तेजी से प्रहार करती है और वो उसी जॉगुलर वेन को ही काट डालती, जिससे इंसान मर सकता है। तो ये वीकेस्ट पॉइंट ही तो हुआ आपका, जो जॉगुलर वेन है, इसको प्रेस करते ही ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। इसका एक मीनिंग ये भी होता है पूरी ताकत के साथ हमला करना, पूरी ताकत के साथ हमला करना। एग्जाम्पल को पढ़िए। एग्जाम्पल कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन इज नाउ ऑफ द व्यू, का ये मानना है दैट देयर इज नो पॉइंट बीइंग नाइस टू द पीपल हु आरंट अबाइडिंग बाय देयर इंस्ट्रक्शंस। नो पॉइंट बीइंग नाइस, इसे कहीं लिख लीजिएगा। देर इज नो पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाद जीरंड आता है, तभी तो देखिए ना, देर इज नो पॉइंट के बाद बीइंग आया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कहीं लिख लीजिएगा। तो प्रशासन का ये मानना है, अब ये मानना है कि इन लोगों से अच्छे से पेश आने का कोई मतलब नहीं। किन लोगों से? Who are not abiding by their instructions, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे हैं। अबाइड बाय एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है फॉलो करना। तो वो लोग जो प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, अब इन लोगों से सही से प्रेम से बात करने का कोई मतलब नहीं है। एंड मे नाउ गो फॉर द जॉगुलर एंड डील विद सच इररिस्पॉन्सिबल सिटीजंस स्ट्रिक्टली। और हो सकता है कि आप प्रशासन बहुत सख्ती से, पूरी ताकत से हमला करे और सख्ती से ऐसे दुष्ट लोगों से जो इररिस्पॉन्सिबल सिटीजंस हैं उनके साथ पेश आए। ये था इस ईडियम का मीनिंग और एग्जाम्पल। आगे बढ़िए। ईडियम नंबर 10 को देखिए, जो कि लास्ट ईडियम है आज के सेशन का। ये है मेक अ बी लाइन। कई बार इसको बढ़ा करके बोलते हैं मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग, मेक अ बी लाइन फॉर सम प्लेस, मेक अ बी लाइन फॉर समवन। तो मेक अ बी लाइन। अब आप इसको समझने के लिए कुछ ना करें, पिक्चर को देख लें और पिक्चर से पहले जो बी लाइन है उसको समझ लें। बी का मतलब मक्खी, मधुमक्खी से हो गया, फिर से शहद वाली मक्खी से, और लाइन का मतलब एक पंक्ति से हो गया। आपने मधुमक्खियों को चलते हुए, उड़ते हुए देखा होगा। आई एम सॉरी, मधुमक्खियां चलती नहीं हैं, उड़ती हैं। उड़ते हुए देखा ही होगा। कैसे उड़ती? एक झुंड में उड़ती हैं, पहली बात, झुंड मतलब भारी संख्या, और दूसरी बात एक लाइन में चलती हैं। ये नहीं कि कोई मक्खी इधर जा रही कोई उधर जा रही, नहीं, सब एक स्ट्रेट रूट पे जाती हैं, है ना, एक सीधी रास्ता पर जिधर सब मक्खियां जा रही हैं उस तरफ जाती हैं। तो मेक अ बी लाइन के दो अर्थ हैं, एक किसी स्थान विशेष पर सीधे जाना, दाएं बाएं ना मुड़ना, और दूसरा बी का मतलब भारी संख्या से भी होगा ना, क्योंकि मधुमक्खी भारी संख्या में प्रायः चलती हैं। तो भारी संख्या में
में किसी स्थान विशेष पर जुटना, भारी संख्या में किसी स्थान विशेष पर जुटना। जैसे अभी कुछ वक्त पहले राज्यों के कोऑर्डिनेशन के अभाव के चलते, स्पेशली यूपी, दिल्ली और बिहार का कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आनंद विहार टर्मिनल पर एकाएक भारी संख्या में लोग आ गए। लोगों को कैसे पता चला कि बसें स्टार्ट होने वाली हैं? सो पीपल मेड अ बी लाइन फॉर आनंद विहार बस स्टेशन, मेड अ बी लाइन। और कुछ वक्त पहले और समझिएगा, बहुत पहले जब मुकेश अंबानी साहब ने जियो सिम को लॉन्च किया और बोला कि सारी सर्विसेज फ्री होंगी या इतना सस्ता होगा, तो आप ही सबकी एज के, जो यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के चक्कर में क्या करते हैं, लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, याद नहीं आप सभी को लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ गया था पुलिस को? मतलब सिम खरीदने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, और प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ सकता है। तो भारी संख्या में सीधे वहीं जाना जहां पर आपको सेवाएं मिल रही हैं। ऐसा ही नोटबंदी के समय भी हुआ। हाँ, लोगों ने लाइन लगा दी, कुछ ने पैसा जमा करने के लिए, कुछ ने पैसे को एक्सचेंज करने के लिए, निकालने के लिए एटीएम्स के आगे लाइन लग गई। सो इट इज कॉल्ड मेक अ बी लाइन। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मधुमक्खियों से ही आप समझ सकते हैं। जैसे अभी की बात आप कर लीजिए, राशन आया है, एग्जाम्पल में यही चीज दी हुई, आप चाहे एग्जाम्पल पहले पढ़ लीजिए, पढ़िए। When the villagers got to know that sacks of food grain, sacks मतलब बोरियों से है कि अनाज की बोरियां have arrived, आ गई हैं, they made a beeline to the delivery shop to get it at the earliest. उन्होंने भारी संख्या में उसी राशन की दुकान पर पहुंच गए ताकि जल्द से जल्द हमको मिल जाए। लोगों में ये बात होती कहीं ऐसा ना हो कि समाप्त हो जाए और हमको मिलवे ना करे। तो जैसे ही पता चला गांव के लोगों को कि भैया जो है वो कोटेदार के यहां पर राशन आ गया, चलो तुरंत चलो, तो झुंड बना करके सीधे, कहीं नहीं जा रहे, सीधे वहीं कोटेदार की दुकान पर पहुंच गए और भारी संख्या में पहुंच गए। तो ये इसका मीनिंग था। सही ऑप्शन आप सब जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी है, गो स्ट्रेट टू सम प्लेस, गो स्ट्रेट टू समवन, किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर सीधे जाना, सीधे पहुंचना। चलिए, ये था आज के सेशन का ईडीएम नंबर 10, यानी कि लास्ट ईडीएम। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन? प्लीज मुझे बताएं। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरा और सहयोग करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर करें अपने अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस में, जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हों उन ग्रुप्स में भी इसे फॉरवर्ड करते रहें। इस तरीके से आप मेरा बहुत हौसला बढ़ाते रहेंगे। चूंकि अभी मुश्किल को 20 दिन ही हुआ है इस चैनल को बनाए हुए और हार्डली 1000 के ही आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इट मीन्स वी आर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ what we are doing। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इस सेशन के बारे में भी अपना फीडबैक जरूर मुझे बताएं। और अंत में वही बात कि स्पीड टेस्ट और डिस्कशन कल पॉसिबली हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे उसे अपलोड कर दिया जाए। फाइल को आप देख लीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा आप सभी को। और फिर अगर अपलोड हो जाएगी तो कल के सेशन में, शाम के सेशन में फिर डिस्कशन भी कराया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।